रिकॉर्डिंग। हाँ चलो, ठीक है। चलो है ना। चलो थोड़ा सा विदाउट वेस्टिंग अवर टाइम थोड़ा केस को फटाफट फटाफट समझते हैं, सुनते हैं तो ज्यादा बेहतर रहेगा। ठीक है। तो केस आप सब लोगों ने सुना होगा। केस मराठी में है। थोड़ा सा कभी कभी ऑडियो का दिक्कत जाता है, वो नॉइज कैंसलेशन की वजह से होता है। तो बेबी का रोना भी उसको नॉइज लगता है, उसने बेबी का रोना भी वो कैमरा ने ये कर दिया है, कम कर दिया नॉइज कैंसलेशन की वजह से, नॉइज कैंसलेशन की वजह से। तो चलो ये देखो तो है ना, मतलब एट मी रोना चालू था। ठीक है। अलग अलग चीजें दिखा दिखा के मैं बोल रहा था, अरे ये देखो क्या है, वो देखो क्या है, वो देखो क्या है। शी वॉज स्टॉपिंग फॉर 1 or 2 सेकंड्स, और ज्यादा 5 सेकंड तक। उसके बाद में फिर से उसका रोना है। और रोना देखो कैसे, मतलब मैं बोला कि यार इतना क्यों दिखाया। जस्ट 1 or 2 सेकंड के लिए पॉज होती है, उसके बाद में फिर से मी काहीच नाही केलं. मी कुठं काय केलं? मी त्याला बोललो यार मैंने कुछ नहीं किया है। सर कॉल कीजिए। हेलो, जनार्दन सर आप पहले ही मत बोला करो कि यार ये टेलीग्राम का ऐसे चलेगा ना वैसे। ठीक है। आप मतलब शुरू होने से पहले ही से पनौती लगा देते हो। मैं अभी तक तो ठीक है, अभी तक ठीक चल रहा है, चलने दो उसको। अभी आप दिख रहे देखो, टेलीग्राम नाम लेते आप दिखने लगे, मतलब नेटवर्क का इशू है एक्चुअली, ये नेटवर्क का इशू है, टेलीग्राम का इशू नहीं है। डोंट वरी, मैंने चेंज कर दिया अभी नेटवर्क थोड़ा सा। बस उसका रोना चालू है कंटिन्यूअसली, फिर वो मतलब इससे शांत नहीं हुआ है। तो उसके पापा ने लिया उसको, पापा दिखा रहे फैन देखो, ये देखो, वो देखो, मतलब he was showing everything। देन मदर से कि आप उसको बाहर लेके जाओ, मैं बात कर रही हूँ। माँ भी परेशान हो गई बेचारी, क्योंकि संभाल रही है। तो उसको मैंने टाटा भी किया तो भी रोना चालू कर दिया उसने। ठीक है। तो उसका मुझे बोला क्या घर पे भी ऐसे ही रोना चालू है, तो मैंने बोला उसका बोलना क्या रहता है। ठीक है। तो अभी तो वो कुछ भी नहीं सुन रही है। मतलब जब भी मैं थोड़ा सा गिल्ले कपड़े से की कोशिश करता हूँ तब भी रोती है। ठीक है। मतलब जब भी वो गोपी चंदन वगैरह लगाया उसको, जैसे ही वो लगाया गोपी चंदन, मतलब क्या होता है वो सफेद वाला जो मुल्तानी मिट्टी जैसा रहता है ना, उसको ठंडा ठंडक लाने के लिए लगाते हैं। तो वो भी लगाया तो भी रोना चालू। मतलब थोड़ा सा डिस्ट्रैक्ट किया, गाड़ी में बैठ के आएगी तो
आता असं नवीन लोकांना नवीन लोकांना ठीक है। तो मई में, सेकंड मई, तो बर्थडे के लिए, तो वो टाइम पे देखा मैंने कि मतलब जस्ट दे वाज लुकिंग एट मी वन वन, तो मैंने उनको बोला कि यार ये मतलब ये मतलब नए लोगों को देखा कि रोती है क्या? बोले हाँ रोती है, लेकिन उसका एक स्पेशल एक्सप्रेशन था कि यार वो जब लेडीज रहती है, नई लेडीज, तो उनकी तरफ थोड़ा देर के बाद में जाती है, लेकिन जैसे ही नए लोगों को देखती है, मतलब इंसान मतलब मेल पर्सन को देखती है, तो उसके बाद में जो है वो डर मतलब रोना चालू कर देती है। नवीन लेडीजकडे असं नाही जात ती, पण जेंट्सकडे तर मतलब डायरेक्ट नए लेडीज के पास में तो भी एक बार जाएगी, लेकिन कोई जेंट्स रहेगा तो उसके पास में वो जाएगी नहीं। लेडीज कडे जाते. थोडा वेळ जाते, ते थोड्या वेळाने रडतेच, पण मग जेंट्सकडे गेला तर हात लावला की सुरू. ठीक है, मतलब लेडीज के पास में जाती है, थोड़ी देर जाती है, उसके बाद में रोती है, लेकिन जेंट्स के पास में तो बिल्कुल नहीं। उन्होंने मतलब टच भी किया तो भी वो, और अभी भी उसका चिल्लाना चालू है बाहर, रोना चालू ही था, चालू ही था। तो मैं भी परेशान यार। अब मम्मी जो है वो, ये टिपिकल, आप देखो इसके एक्सप्रेशन से देखो कौन सी मम्मा लग रही है। तो ठीक है, तो अभी भी उसका रोना चालू है। मैंने उसको बताया कि यार जब भी इसकी बुखार हो जाता है तो वो टाइम पे इसका मतलब मतलब नेचर में क्या बदलाव होता है। माझ्या जवळ आहे एकदम. नाहीतर ती म्हणजे माझ्या भाषा आलेले एक दोन जणी तर ते त्यांच्याचकडे खेळते. ठीक है, मतलब अभी जब से बुखार आया है तब से वो मेरी तरफ ही, अदरवाइज बोले मेरी जो भांजिया आई है, ठीक है ना, वो सिर्फ उनके तरफ पास ही खेलती थी। दिवस बाहेर जरी असली तिथून परत झाली तरी पण असं जास्त तिला काही फरक पडत नाही. ठीक है, तो मतलब मैं अगर बाहर भी रही, किधर भी रही, तो भी उसको कुछ फर्क नहीं पड़ता था। ठीक है, आणि असं सकाळपासून ती फक्त माझ्या जवळच राहायची. ठीक है, और मॉर्निंग से बस उसको सिर्फ मेरी तरफ ही रहने का, मेरे पास में ही रहने का। तो मैंने उसको पूछा कि यार ये आज आपको चिपक चिपक के रह रही? बोले हाँ, मेरे को चिपक चिपक के रह रही। तो ये सीरियसनेस आपको बेलाडोना में दिखेगा क्या? जो मम्मी वाला बोला आपने। ठीक है, सो ये हमारा था पहला केस। ठीक है, तो आपको ये थोड़ा समझ में आ गया होगा। ठीक है, तो मामा के एक्सप्रेशन तो आप सब लोगों को ध्यान में आ गए होंगे। तो इतने से हमें थोड़ा सा केस अंडरस्टैंड करना होता है। बेबी जो था हेल्दी स्टेट में कैसे है, वो डिसीज कंडीशन में वो कैसे है, वो चीज को हमें समझना। तो बेबी हेल्दी स्टेट में कौन सी स्टेट में था? इट वॉज इन द बेलाडोना स्टेट, क्योंकि उसको क्या है, थोड़ा सा खेलना कूदना पसंद है, उसको थोड़ा सा कुछ हो गया, बाहर लेके गए और ये हो गया। अभी भी उसको थोड़ा देर शांत रहती है वो, ऐसा नहीं है कि वो शांत नहीं रहती है। और हर बार अभी तक उसको जितनी बार भी वो बीमार हुई है समझो, तो वो टाइम पे वो बेलाडोना से ही बाहर निकली। ठीक है, हर रेमेडी बात बेलाडोना। ठीक है, लेकिन अभी जो उसका जो नेचर है वो देखो कैसे है। अभी उसका नेचर में थोड़ा सा बदलाव हुआ, तो बदलाव को हमें समझना है। ठीक है, तो अभी क्या होता है, उसके जो पापा है
वो जनरली थोड़ा सा दूर ड्यूटी करते हैं, तो वो 1-2 दिन के लिए आते हैं, उसके बाद में ये करते हैं। तो मतलब उनका जो शेड्यूल है थोड़ा सा इरेगुलर रहता है, कभी वो पास में रहते हैं, कभी वो दूर रहते हैं, ठीक है। तो आप लोगों को उसके नेचर जो है उसका जस्टिफाई कर पाएंगे कि यार वो एक आध बार वो फीमेल के पास में तो भी जाएगी, लेकिन कोई अगर मेल पर्सन रहेगा, ठीक है ना, तो उसके पास में वो जाना पसंद नहीं करती है, ठीक है। मतलब वो उसके फादर के अलावा कोई और ज्यादा मेल पर्सन को वो देखती नहीं है, मतलब उसने यही किया नहीं है। तो यहाँ से आप लोगों को थोड़ा सा केस के अंदर एंट्री लेनी, ठीक है। तो उसको मतलब सहन क्या नहीं होता है, क्या क्या चीजें सहन नहीं होती है, जैसे कि फॉर एग्जाम्पल मुल्तानी मिट्टी लगा दिया, वो सफेद जो है वो चीज उसको मतलब रो देती है। और क्या वजह से रो देती है? आप सब लोगों का ध्यान है ना? आवाज आ रही है ना मेरी? क्लियर ऑडियो वीडियो? इज एवरीथिंग नए फाइन? लोगों नए लोगों से डरती है। नए लोगों से डरती है, ठीक है। और कुछ ने कोई बताया, उसने उसकी मम्मी ने बोला कि आपने उसकी तरफ देखा तो भी रोने लगी ना सर? हाँ, मैंने उसकी तरफ देखा तो भी रोने लगी है, ठीक है। और उसकी मम्मी उसको शायद से, हाँ, ठंडे पानी से भी वो पोंछना, मतलब कपड़े से भी पोंछती है, वो टाइम पे भी रोती है, ठीक है ना। तो ये सब चीजों का आप समझो, रेमेडी इज नॉट मच डिफिकल्ट, ठीक है। आप सब लोग जो है ना, फियर ऑफ अपोजिट सेक्स जो है वहां से आप उसके केस में पल्सटिला की तरफ घुस रहे हैं। लेकिन फियर ऑफ अपोजिट सेक्स तो, और सेक्स की महसूस कब होता है, जानकारी हमें कब होती है, वो चीज को आप समझो, ठीक है ना। सेक्स को हम समझना कब से चालू कर देते, कौन से एज से चालू कर देते? सेक्स के अंदर का डिफरेंशिएशन हम कौन से एज से चालू कर देते हैं? हेलो, लाइक आई एम बॉय, आई एम गर्ल, ठीक है। टीनेज ग्रुप में 12-13 कहाँ पे? 13 ईयर के बाद। हाँ, 12 to 13 ईयर्स के बाद में, ठीक है ना। तो जब प्यूबर्टल सिम्टम्स आना चालू करते थे, तब जाके फिजिकली हम समझते हैं कि यार मतलब वी आर डिफर्ड, ठीक है ना। तब जाके जब सब सेक्स का आइडेंटिफिकेशन होगा, उसके बाद में आपको उसको फियर में आएगी, ठीक है। तो उससे क्या होते हैं, तो फियर भी क्यों आएगा पल्सटिला के अंदर, क्यों आएगा? हार्शनेस की वजह से। हाँ, हार्शनेस की वजह से। हंसनेस की वजह से भी सबसे ज्यादा क्या है कि उसके माँ ने उसको बता दिया है कि यार लोग ऐसे रहते हैं, लोग वैसे रहते हैं, ऐसा होता है, वैसा होता है। और वो जो है वो ज्यादातर पल्सटिला जो भी कुछ सीखती है, मैक्सिमम चीजें सीखती है अपनी मम्मी से सीखती है। मैक्सिमम टाइम बहुत बार हमने देखा होगा कि यार पल्सटिला की मम्मी भी मैक्सिमम टाइम जो है पल्सटिला ही होती है, ठीक है। वो उसकी पप्पी लेती है, ये इसकी पप्पी लेती है, तू भी खुश, मैं भी खुश, ठीक है। सो बहुत सारे लोग जो है वो फियर ऑफ अपोजिट सेक्स की वजह से, लेकिन आपको ये समझना है कि यार ये यहाँ पे क्यों हुआ है। तो आपको यहाँ पे अंडरस्टैंड हो रहा है, रेमेडी क्लियर हो रही है। स्ट्रामोनियम में क्या सर है? दिस इज नथिंग बट द स्ट्रैमोनियम, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हो रहा है ना, उसके फादर छोड़ के कोई भी एक पर्सन है, ठीक है ना, कोई भी अलग जो बंदा है इसके लिए स्ट्रेंज है, ठीक है ना। मतलब क्या है ना कि अभी तक तो मम्मी अब सिर्फ सवेरे नहा लेती, नहा धुला के दे देती, लेकिन अभी क्या है ना, मम्मी ने अभी यार रात में क्या लगा रही है, ये पोछा कर दिया, मतलब पोछ कर रही है, ये कर रही है, बुखार है तो, और उसको बुखार जो था 104 था, ठीक है। तो 102, 103, 104 आई, फिर मुझे सर ऐसा ऐसा हो रहा है, क्या करने का है? तो कुछ नहीं, जस्ट मेडिसिन दे देते। दे आर द स्ट्रॉन्ग बिलीवर, ठीक है। और ये जो बेबी था मतलब इसको ऐसा थ्रेटन एबॉर्शन जैसा सिचुएशन हुआ था इन द हर पहला ट्राइमेस्टर में। तो वो टाइम पे डॉक्टर स्नेहल आई मेरे पास में और वो रोना चालू कर दिया कि सर ऐसे ऐसा हो गया। सो आई वॉज नोइंग हर रेमेडी, मैंने उसको बोला कुछ नहीं, ये डोज ले ले, ऑल थिंग विल बी स्टॉप। उसके बाद में उसको डोज दे दिया मेडिसिन का, ठीक है, इग्निशिया वॉज हर रेमेडी। और उसके बाद में उसका जो एबॉर्शन वगैरह जो था वो थ्रेटन एबॉर्शन रुक गया। उसके बाद में दिस बेबी वॉज बोर्न, ठीक है।
तो ये बेबी के लिए हर एक वो चीज जो होती है वो स्ट्रेंज है, ठीक है ना। उसके फादर छोड़ के कोई भी एक बंदा उसके हाथ में, क्योंकि ये जो है वो बेबी जो है वो उसकी मम्मी, उसके बाद में शायद से उसकी ननंद या कुछ तो भी है एक सिस्टर, वो 2 या 3 ही लेडीज रहती है और वो लेडीज के बीच में ही ये रहती है, ठीक है ना, ये बेबी। उसके अलावा जो भी कुछ आएगा दैट इज द स्ट्रेंज। जैसे उसने मेरी तरफ देखा, वो रोना चालू कर दिया और उसने क्या बोला, बाहर का रास्ता दिखा, मेरे को बाहर लेके चलो। तो स्ट्रेमोनियम का यही नेचर होता है। जब स्ट्रेमोनियम का आप जब देखने के लिए जाते हो तो स्ट्रेमोनियम माँ बाप से एकदम से चिपक के बैठता है। जब वो थोड़ा सा समझदार रहता है, चलने फिरने लायक रहता है, तो वो टाइम पे क्या होता है कि वो जो है वो बाहर की तरफ भागने की कोशिश करता है, ठीक है। तो सबसे मेन चीज क्या होता है, स्ट्रेमोनियम के अंदर कोई भी एक नई चीज जो होती है उसके लाइफ में घटी हुई, कोई उसके साथ में नया कुछ भी करता है, तो ये स्ट्रेंज के साथ में स्ट्रेमोनियम की बिल्कुल नहीं जमती, ये चीज को समझ लेना है, ठीक है। तो दिस वाज द फर्स्ट केस, ठीक है। अभी हम सेकंड केस की तरफ जाते हैं। यहाँ तक समझना है आपको, समझ में आ गया है यहाँ तक? एक केस को समझ में आ गया ना आपको? तो इस केस से रिलेटेड कुछ क्वेरीज होंगी तो बिल्कुल पूछ सकते हैं। हेलो सर। यस। हेलो सर, अंतिम टैग हाँ। कैसे रेडी करेंगे? वीपिंग कंटिन्यूअस, टचड वेन या वीपिंग लुकड़ैक्ड वेन, वीपिंग टचड वेन, वो टच से भी होती है ना किसी को, तो वो कैसे एंटिम टैग क्या होता है ना, एंटिम टैग जो होता है ना, सबसे मेन चीज क्या होती है ना, उसको अटेंड, ठीक है ना। सबसे मेन चीज क्या है ना, उसको अटेंड करने वाला चाहिए होता है, और इधर अटेंड नहीं चलता है। समझ आ गया? ये क्रूशियल डिफरेंस है दोनों के बीच में। और उसको क्या है ना कि कैरिड डिजायर टू बी ओवर, कुछ तो भी है ना, सिटिंग Sitting up, sir. सिटिंग Sitting up. शोल्डर हाँ शोल्डर, लेकिन कैसा है, इरेक्ट, डायरेक्ट है। ठीक है। हाँ, तो इसका इसका सबसे मेन चीज क्या होता है ना कि कहीं तो भी जाके एंटीटार्ज जो है कूल हो जाता है, और यहाँ पे जो है उसका वीपिंग रुकती नहीं है, और तब तक भी नहीं रुकती है जब तक चीजें स्ट्रेंज होती है। और जैसे वो स्ट्रेंजनेस हट जाता है उसके बाद में स्टेमोनियम शांत हो जाता है। तो इसीलिए आपने देखा होगा कि स्टेमोनियम के जो बच्चे रहते हैं, तो जैसे ही वो पहले आ जाते हैं उसके बाद में वो देखते कि साला किधर आ गया मैं, क्या आ गया, ये नया बंदा कौन है, चश्मिश, ठीक है, मतलब ये दिख क्या रहा है ये। तो स्टेमोनियम भी हायोसेमस से जैसे ही डरेगा, ठीक है। थोड़ा सा स्टेमोनियम क्या होता है, थोड़ा सा एफेक्टेशन में आके खुद को पिकअप करता है और उसके बाद में हाँ ठीक है, वो इन्वायरमेंट के साथ में जोड़ना चालू कर देता है। तो थोड़ी देर के बाद में स्ट्रेंजनेस जो होता है वो निकल जाता है स्टेमोनियम का। इसीलिए क्या होता है, इनिशियल स्टेट में स्टेमोनियम के जो बच्चे हैं वो हमसे डरते हैं, उसके बाद में उनको पता चलता है कि यार ये बंदे से कोई हार्म नहीं है, उनके मन के अंदर का स्ट्रेंजनेस निकल जाता है और उसके बाद में वो हमारे साथ में घुल मिल जाते हैं। समझ आ गया? और उसके बाद में एक आध बार क्या हो जाता है कि एक होम्योपैथी दवाई देने वाला जो बंदा है, वो होम्योपैथी दवाई देने वाला बंदा जैसे एक आध बार एलोपैथी भी प्रैक्टिस करता है, तो बीच में आके वो प्रिक लगा देगा उसको, तो वो सोचता है कि साला अरे, तो फिर से वो स्ट्रेंजनेस में चले जाता है। और ऐसे करके स्टेमोनियम की जो स्टेजेस रहती है अप्स एंड डाउन होती रहती है। तो स्ट्रेंजनेस जो होता है उसका जो होता है थोड़ी देर के बाद में स्ट्रेंजनेस निकल जाता है उस सिचुएशन के अंदर का, उसके बाद में स्टेमोनियम जो है वो सिचुएशन में रह जाता है। लेकिन कुछ नया घट जाता है, तो दैट इज ऑलवेज अ स्ट्रेंज फॉर हिम, और उसके बाद में स्टेमोनियम का डरना चालू हो जाता है, छोटे बच्चे में रोना चालू हो जाता है। तो मैंने डॉक्टर स्नेहल को पूछा कि यार इसकी रेमेडी तो हमेशा के लिए ब्लड होना होती है, बट दिस टाइम आई एम थिंकिंग सम, उसका जो नेचर है वो बदल गया है, ठीक है। पहले वो मस्त रहती थी, खेलती थी, इधर उधर ये करती थी, उसके बाद में तो क्या होता है ना कि स्ट्रेंज मतलब क्या है, एक सिचुएशन होती है, परिस्थिति रहती है, उसमें हमें एक ढाल देते हैं और उसके बाद में थोड़ा सा कुछ चेंज हो जाता है, उसके दैट बिकम स्ट्रेंज फॉर स्टेमोनियम। तो स्टेमोनियम जो होता है वो जब कुछ भी ऐसा नया घट जाता है उसके सामने, जैसे फॉर एग्जांपल कभी उसने नॉइज देखा नहीं, ठीक है, तो जनरली नॉइज देखा नहीं और एकदम सडनली नॉइज हो जाता है, तो स्टेमोनियम के बच्चे स्टार्ट क्राइंग, उसके बाद में रोते नहीं, और रोते भी है तो ऐसा कंटिन्यूसली उसको रुकना, मतलब रोना जो है रुकता नहीं जल्दी से। तो उनका ये रहता है कि यार मेरे को कहीं तो भी जाके एक सेफेस्ट इन्वायरमेंट में लेके जाओ,
और वहां पे जाके मैं ऐसा मुझे महसूस होना चाहिए कि आई एम सेफ नाउ, देन उसके बाद में वो स्टैमिना। तो स्टैमिना के बच्चे बहुत बार क्या आपने देखा होगा कि यार बहुत बार एक नए इन्वायरमेंट में जाने के बाद में, भूत का स्टोरी सुनने के बाद में, उसके बाद में बुखार आ जाता है। कोई बच्चे जो है डर जाते हैं, उसके बाद में उनको बुखार आ जाता है। दीज आर नथिंग विद स्टैमिना। अभी उस दिन मैं घर पे गया था, तो हमारी इधर ऐसी एक रील जो है वायरल हुआ। तो वायरल में उसने उन्होंने दिखाया कि यार वो जो लेडीज है वो रोती है, उसके बाद में वो बंदे को पीटने जैसा ये हुआ है, स्क्रैचेस किया। ये अभी रूल बनाने के लिए आजकल लोग कुछ भी करते हैं वो रखता। तो छोटे बच्चों को उन्होंने दिखाया, तो वो जो लेडीज थी ना उसका रोना था। जैसे उसने वो रील देख लिया, 5 मिनट के अंदर उसको बुखार आ गया। एंड दिस इज हाउ द स्टैमिनियम रिएक्ट्स टू द सिचुएशंस। समझ आ गया? तो ऐसे वैसे स्टैमिनियम जो है ना, वो कोई भी एक्सट्रेंज सिचुएशन को ऐसा अलग वे से एग्जैगरेटली रिस्पॉन्ड करता है। कभी भी ध्यान रखो आप, ठीक है? तो अभी ये नया केस सुनते हैं और दूसरा वाला, ठीक है? तो अभी ये इसकी रेमेडी आपको पहचानना है, लेकिन सही तरीके से पहचानना है। अभी इस बार मिस नहीं करना है आपको, ठीक है? Bahaya, jangan dites itu. थोड़ा Kalian tuh tahu ya? ठीक है, थोड़ा सा आवाज जो है आगे पीछे हो गया। यानी उसका बोला बुखार आ गया और अभी खांसी भी आ रही 2 दिन से। Oke. ठीक है, अभी वो जो बेबी देख रही है, आपने देखा होगा कि शी वॉज लुकिंग एट अ फिक्स पॉइंट, ठीक है? मैं आपको ये बता देता हूँ कि उधर क्या है ना कि वो लाफिंग बुद्धा है उधर, ठीक है ना? उधर लाफिंग बुद्धा है, और वो लाफिंग बुद्धा जो है ना वो थोड़ी देर के बाद में मतलब मुंडी जो है ऐसे ऐसे करता है, और जो है वो जो उसके सामने जो बर्तन रहता है उसको टुक 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 बजाता है। तो मतलब शी वॉज लुकिंग एट। Hmm. मतलब ये शादी के लिए गए थे, और उधर जाने के बाद में उसने मतलब शादी जो है वो सही तरीके से अटेंड ही नहीं करने दी, ठीक है ना? बस जस्ट शी वॉज, काय म्हणणार होतं तिथं प्रणाली म्हणजे नेमकं काय? ठीक है? मतलब उसका बोलना था सिर्फ मेरे को लेकर बैठ, और लेके बैठे तो भी रोती थी। तुला तिथे गेल्यानंतर तिथं असं चेंज काय झालं का? तो मैंने उसको पूछा कि यार वहां पे जाने के बाद में उसके रूटीन में या बाकी चीजों में चेंज क्या हुआ है, ठीक है ना? तो वहां पे जाने के बाद में 2 दिन जो है ना वो बहुत अच्छे से रही हूँ। ठीक है, और जब वो हल्दी के दिन वहां पे गई, ठीक है, और उसके बाद में उसका जो है वो रोना चालू हो गया था, और वहां से उसको थोड़ा सा बुखार वगैरह बाकी चीजें जो है वो भी चढ़ना चालू हो, ठीक है? हळदीच्या दिवशी ना म्हणजे ते रंगारंगी कार्यक्रम केला ठीक है, मतलब अभी क्या होता है, हल्दी में सब लोगों को हल्दियां लग रही थी, सब चीजें हो रही थी, और वो स्पेशली जो दुल्हन थी, ठीक है ना, उसको भी हल्दी लग रही थी। तो फिर क्या हुआ ना कि ये जो बेबी है ना वो सब चीजें देख के वो रोना चालू कर दिया, ठीक है? और उसका बोलना क्या था कि जो है उसको हल्दी मत लगाओ, ठीक है?
इसका बोलना था, मतलब ये जो बेबी थी ना उसका बोलना था कि यार उसको हल्दी मत लगाओ, जो दुल्हन थी उसको हल्दी मत लगाओ। Yo tinggal di Aceh. Bisa ya? Terjadi, terjadi. Nah, iya. Oke. Nah, tapi kan juga lagi makan. Karena kan tidak ada sekitar. Itu why kenapa nih? Kenapa nih? ठीक है आएगा आएगा ठीक है, मतलब थोड़ा सा तरह क्या रहा है कि गवर्नमेंट उनके क्या से मतलब वो किसको भी मतलब हाथ नहीं लगाने देती, ठीक है ना। उधर तो भी उसके माँ बाप को हाथ लगाने देती थी, लेकिन अभी इधर किसी को भी हाथ नहीं लगाने देती, ठीक है। बाकी बात है तेवढा जास्त लोकांमध्ये कुठले सुद्धा जास्त वेळ राहते ते एक त्यांना ठीक है, तो मैंने उसको बोला कि यार आप लोग रहते हो इनमें तीन, ठीक है ना, मतलब ये जो है मतलब सीधे डॉक्टर, तो वो वहां पे एक जॉब पे है गवर्नमेंट हॉस्पिटल में, तो वहां पे ये ये खुद इसकी बेबी, इसके साथ में एक इसकी नानी दादी जो है वो रहती है, दादी रहती है शायद से, नहीं सॉरी सॉरी नानी रहती है, दादी नहीं रहती है। तो वो और वो एक लड़की थी जो दुल्हन थी, उसकी शादी हो गई है, तो ये सब लोग जो है साथ में रहते थे, ठीक है, बाकी कोई नहीं। मैंने उसको बोला कि यार अभी से आप क्या करो कि नए लोगों के साथ में उसको घोल नहीं करोगे तो फिर क्या होता है, उसको एकल हो जाएंगे, मतलब एक ही जगह पे रहने की उसको आदत हो जाएगी। तो अभी अभी जो है वो जो डॉक्टर है वो अप डाउन कर, मतलब अभी वो रो ही रही ज्यादा से ज्यादा। ठीक है, तो उसको एंटीबायोटिक वगैरह बाकी सब चीजें जो है वो भी दी गई है, लेकिन उससे कुछ रिलीफ नहीं हुआ। उसको वो दवाई की वजह से थोड़ा सा बर्निंग इंच्योरेशन जैसा भी होता है। ठीक है, तो ये अलग अलग रेमेडीज उसको दी गई है, ठीक है, इसको हम ज्यादा ये नहीं करने का, ठीक है। ठीक है, तो अभी अभी ये केस को देखो, ठीक है, और केस को समझो। तो ये केस किस रेमेडी का है? हेलो, सर इसको प्रॉब्लम क्या था? हेलो, आवाज आ रही है? आप सब लोग ऐसे स्तब्ध हो जाते हो ना। सर इसको प्रॉब्लम क्या था, थोड़ा सा बताएं। इसको प्रॉब्लम सर्दी खांसी बुखार है, ठीक है, उससे हम दवाई नहीं देते, इसीलिए प्रॉब्लम्स के ऊपर ज्यादा फोकस नहीं करना है। सही है कि गलत है? बराबर है जी।
जो चीज को सोच के हमारा फायदा है वो चीज को सोचना है। ठीक है, तो सर्दी रही, खांसी रही, बुखार रहा, कुछ भी रहा, वटेवर, बुखार कितना भी रहा तो भी चलेगा। अरे ये किस किस रेमेडी का है फिर? आज तो मैं थका होना चाहिए दिन भर की भागदौड़ के बाद में। अरे ये भी स्टेमोनियम ही है। ये भी ट्रामोनियम है सर। हल्दी की फिर वजह से उसको थोड़ा स्ट्रेंजर लग रहा है उसको सर भी। माइंड में आ रहा था ये। अरे तो सर वही माइंड बोल में इसलिए आ यार। रहा था क्योंकि उसकी मदर ने क्या बोला कि ये शादी में गई 2 दिन सही रही, जब हल्दी हाँ, लगी तब से ये बीमार हुई। तो मतलब हल्दी हो गए। वाले फेसेस को देख के ये डरी, तो इसलिए बीमार हुई। तो मुझे टाइम लग रहा था, बट मैंने कहा सर के केसेस पता नहीं, हम सोचते कुछ और है, होते कुछ और है। आप मुझे एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी क्यों समझते हो? मैं कॉमन होम्योपैथ गया, इसीलिए तो कॉमन दवाइयां देता हूँ, पॉलिक्रेज देता हूँ। ठीक है, मैं सुपर स्पेशलिस्ट नहीं हूँ। ठीक है ना, मैं कॉमन दवाइयों को, कॉमन दवाइयां ही समझने समझने में पूरी जिंदगी निकल जाती है। ठीक है, तो ये दवाई को आपको समझना है। तो ये स्ट्रेंजनेस है उसके लिए। तो उसको लगता था कि यार जो बुआ जो थी, ये यहाँ पे तो घर पे तो एकदम नॉर्मल थी, वहां पे जाके पीली क्यों हो गई? और जैसी वो देखा उसने कि पीली हो गई है, ये लोग जो है कुछ तो भी अलग से कर रहे हैं इसको, उसके बाद में जो है उसको बुखार आ गया, समझ में आ गया, उसके बाद में बीमार हो गई वो। और फिर रोना रुक नहीं रहा था उसका, समझ आ गया। क्योंकि हर बार वो जब भी वो जो दुल्हन थी, वो दुल्हन को जो फॉर्मेट में वो घर पे देखती थी, सादा नॉर्मल ड्रेस पे, गाउन पे वगैरह सब चीजों पे, तो वहां पे वो सब वो वहां पे देखा कि यार नहीं, ये उसने अलग से कपड़े पहने हैं, उसके चेहरे को कुछ लगा है, कुछ अलग से मेकअप किया है, तो वो खुद ही मतलब इतना आजकल में मेकअप कर देते हैं बहुत सारे बेबीज जो होते हैं, जब मेकअप से ब्यूटी पार्लर से जब लेडीज आती है तो उनकी बेबी भी रोना चालू कर देती कि ये कौन है। मतलब वो कोशिश करती कि अरे मैं तेरी माँ हूं, तो वो पहचान में नहीं आती। तो ये मतलब मेकअप आर्टिस्ट लोगों को मतलब सलाम करता हूँ, सैल्यूट करता हूँ। इतने खतरनाक सजाते हो ये लेडीज लोगों को, उनके बच्चे भी नहीं पहचानते, यहाँ तक कि बहुत बार हस्बैंड भी नहीं पहचानते कि हाँ यही मेरी बेबी है। ठीक है, क्योंकि बेबी मतलब बीबी जो रहती है वो अलग से बेबी होके आ जाती है, इसीलिए फिर वो पहचान में नहीं आती है। तो बहुत बार स्टैमोनियम अगर रहेगा तो वो भाग जाएगा। समझ आ गया? तो आप लोग आपका माइक ऑन करके हंस सकते हो, कोई इश्यू नहीं है। तो ये स्ट्रेंजनेस होता है, और स्टैमोनियम इसी स्ट्रेंजनेस को लेके बीमार हो जाता है। ये चीज को आपको समझना है। कोई नई जगह पे गए, उसके बाद में वो रोना चालू कर देते हैं, बीमार हो जाते हैं, कोई नई पिक्चर को देखते हैं। तो कंतारा फिल्म जो है वो देखने के बाद में जितने सारे बच्चे बीमार हो गए, वो दैट आर ऑल द स्टैमोनियम्स। ठीक है, सो बहुत सारी बेबीज जो होते हैं वो अलग से कुछ दिखता है उनको, डर जाते हैं, दिस इज नथिंग बट स्टैमोनियम। ठीक है, तो क्या होता है ना कि स्टैमोनियम अंधेरे से इसीलिए डरता है क्योंकि जितना डिम विजन रहता है, जितना अंधेरा रहता है, तो नॉर्मल जो फिगर्स रहती है वो भी हमें मतलब बोलते हैं ना कि स्ट्रेंज नजर आती है। अब ये आप लोगों को क्लियर हो रहा? दैट्स वाई स्टैमोनियम को उसके कमरे में जो है लाइट ऑन होना चाहिए। भले चाहे वो कुछ ना कुछ लाइट तो भी होना चाहिए, लेकिन वो बहुत जरूरी होता है उसके लिए। क्योंकि क्या होता है ना कि जब अंधेरा रहता तो उसकी माँ भी उसको माँ नहीं दिखती, डायन दिख जाती है। ठीक है, उसका बाप उसको बाप नहीं दिखता, बुद्ध दिख जाता है। समझ आ गया? इसीलिए स्टैमोनियम जो है रात में जो है उसके लाइट ऑन करके सोता है। ठीक है, ना यू गो एट द इनसाइड। अभी समझ में आ गया आपको? तो इस रेंज को कैसे यूज करना है आपके डे टू डे प्रैक्टिस में, समझ में आ गया आप लोगों को? क्योंकि बहुत बार क्या होता है बढ़िया बढ़िया कुछ सर। कुछ बच्चे, हाँ कुछ कुछ जो बच्चे हैं वो
और वो डीजे जैसे बजता है, धड़ाक से बजता है, तो वो जो डर जाता है उसके बाद में वो जो बच्चा है वो डीजे के लाइट्स भी देखता है तो भी डरना चालू कर देता है। उसको पता है साला इधर जाने के बाद में क्या नया बखेड़ा हो जाएगा। दिस इज नथिंग बट द स्ट्रेंजनेस। ठीक है, रात के अंधेरे में बेबी जो है वो जाना पसंद नहीं करते। क्यों नहीं पसंद करते, उसका रीजन ही रहता। तो सेमोनियम जब भी रात के अंधेरे में एफेक्टेशन होके जाता है ना, तो झाड़ों में उसको अलग अलग फिगर्स दिखना चालू हो जाती है। ठीक है ना, तो यही फिगर्स वाला होता है कि उसके जो नॉर्मल जो फेसेस है उसको भी वहां पे जाके अलग से ग्रोटेस्क फिगर देखना चालू हो जाती है उसको अंधेरे में। ठीक है, तो स्ट्रेंजनेस जो होता है वो मतलब एक नॉर्मल बंदा जो है वो स्ट्रेंजनेस को थोड़ी देर रहने के बाद में खुद को एक्वेंटेंस कर लेता है और फिर पहचान लेता है कि नहीं दिस इज नथिंग, स्ट्रेंज नहीं है ये जो है, स्ट्रेंज नहीं है, ये मेरा एक्वेंटेंसेस है। लेकिन जैसे ही एक्वेंटेंसेस के अंदर थोड़ा सा भी चेंज होता है, दैट बिकम स्ट्रेंज फॉर द सेमोनियम। आप लोगों को समझ में आ गया? दिस इज द सिंपलेस्ट सिंपल एप्लीकेशन ऑफ द सेमोनियम, और आसानी से आप लोग जो है वो आपकी प्रैक्टिस में अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, ओके सर आप लोग वो हेलो सर वो यस क्लिनिक में कितने आराम से बैठी थी और बढ़िया सोफे में चल रही थी आराम से, कोई परेशान तो स्ट्रैम नहीं लग रही थी वहां पे तो आके, तो बिल्कुल भी नहीं लग रही थी, इतना वही शांत। वही सबसे मेन चीज क्या होती है ना, वो वहां पे आके क्या कर रही थी ना, पता है क्या? एक ही चीज की तरफ उसका ध्यान था। वो था कि वो जो बुड्ढा है ना वो ऐसे ऐसे कर रहा है और वो लकड़ी बजा रहा है टुक टुक टुक, वो सिर्फ उसकी तरफ ही देख रही थी। ये साला ये बुड्ढा उठ के आके मेरे आंख के ऊपर तो नहीं आएगा। तो स्ट्रेमोनियम क्या होता है ना कि जब तक डॉक्टर की सीट में बैठा है तब तक ठीक है, कंफर्टेबल है, और जैसे ही डॉक्टर थोड़ा सा सीट से उठ जाएगा तो स्ट्रेमोनियम को लगेगा साला ये कुछ तो भी अलग है। ठीक है, नहीं बैठ के नहीं उठ रहा मतलब कुछ तो भी गड़बड़ है, क्योंकि पिछला जो डॉक्टर था जैसे ही सीट से उठा उसके बाद में उसने मेरे को टच दे दिया। ठीक है, तो ऐसे वैसे स्ट्रेमोनियम का स्ट्रेंजनेस को आपको समझ। हेलो, यू गॉट द पॉइंट? अब रूब्रिक में आप इसको लगाओ, जितने सारे अलग अलग वे से हम इसको समझ सकते हो उतना समझो। ठीक है ना, सही होता है। तो कोशिश यही रहती है कि स्ट्रेमोनियम यही सोचता है कि यार उसके आजू बाजू जो है ना वो जितने सारे लोग जो है वो अलग से दिखते हैं उनको। ठीक है, या फिर उनके एक्वेंटेंसेस भी है वो अलग अलग रूप में आ जाते हैं, तो दैट बिकम स्ट्रेंज फॉर द स्ट्रेमोनियम। और उसके बाद में स्ट्रेमोनियम का एक ही काम कर सकता है, वो है रोना धोना। तो उसके लिए सबसे बेहतर एक ही बंदा रहता है उसके, वो होती है मदर। ठीक है, तो वो कोशिश करता है कि वो मदर को चिपक जाए। जब अवेकन टेरिफाइड होता है तो वो आजू बाजू में कौन है वो नहीं देखता है, उसका चिपकना आदत है। ठीक है, तो अवेकन टेरिफाइड एंड क्लिंग टू दोज अराउंड। ठीक है ना, तो ये वाला सेमोनियम। तो जब नींद से उठ जाएंगे तो वो अलग बात है। तो होता है रात में जब बच्चे जो है वो सपने देखते हैं तो वैसे टाइप में हो जाता है। बच्चे उठ जाते हैं, रोना चालू कर देते, कंटिन्यूसली रोते हैं, और खास बात क्या होती है, आंखें बंद करके रोते। ठीक है ना, मतलब दे आर इन दैट ड्रीम स्टेट, और वही ड्रीम्स में रहते हैं। वो उसकी माँ उठाती है, बहुत समझ आती है उसको, बेटा आंखें खोलो ये होगा, वो नहीं, लेकिन वो आंखें बंद करके रोना चालू रहता है कंटिन्यूसली, और ये स्टेट रहती है स्ट्रेमोनियम। ठीक है, सो आप अलग अलग वे से जो है वो स्ट्रेंजनेस को आप सही तरीके से समझेंगे तो स्ट्रेमोनियम का एप्लीकेशन बहुत आसान हो जाएगा। ठीक है, सो अभी बहुत सारे लोगों की आई थिंक कि ये मतलब आज का सेशन सुनने के बाद में बहुत सारे लोगों की स्ट्रेमोनियम की केसेस सॉल्व हो जाएंगे। ठीक है, डॉक्टर संगीता ने और सिंपल लगाया, यस ये अवेकन टेरिफाइड वाला है ना, और क्लीन डोज अराउंड। ठीक है, तो वो टाइम पे उसको यस गुड इवनिंग, कौन बात कर रहा है? सर एक क्वेरी Yes. थी कि Yes. फर्स्ट टाइम जब बच्चा आता है तब तो उसका ये वाला हाल होता है, बाई चांस हम फर्स्ट टाइम नहीं क्रैक कर पाए तो सर, लेकिन जब सेकंड टाइम आता है तो उसको पता होता है कि ये तो डॉक्टर है, ये तो मीठी गोली देगा और उस तरीके से, तो तब वो बच्चा थोड़ा सा फ्री होता है। तो सर तब कैसे पहचानेंगे? सबसे मेन चीज क्या होता है ना, फर्स्ट टाइम होता है तो वो टाइम पे आप क्या दवाई देते हो? स्ट्रेमोनियम दे दिया था सर मैंने स्ट्रेमोनियम दिया था लेकिन वो बच्चा बेटर नहीं हुआ,
और इस बार जब वो आई तो शी वॉज वेरी कंफर्टेबल। तो अब तो उसको डर नहीं लग रहा था, बट हाँ चेक करवाने में मम्मी की गोदी चढ़ी हुई थी, कही थी नहीं कराना, मम्मी को चेक करा फिर उसको चेक करा तो उसने करवा लिया चेस्ट चेक। ठीक। तो सबसे मेन तो चीज क्या है, उसको वो तकलीफ क्या थी, उसको बेबी को तकलीफ क्या थी? सर उसको कोल्ड काफी था और नोजी बह रहा था एंड शी कितने वॉज दिन वेरी के बाद में ऑब्स्टिनेट। वापस आ गए? कितने दिनों के? 1 वीक 1 वीक। और सर कोई चेंज नहीं था। फर्स्ट टाइम मैंने यही सब डर देख के और वो सब देख के मैंने स्टैम्प दिया था, पर सर उसने नहीं काम किया था। तो स्टैमोनियम का एप्लीकेशन आपका थोड़ा गलत हो गया। पियर स्ट्रेंजर्स में और भी बाकी दवाइयां हैं, तो उसमें से एक दवाई हो सकती है, ठीक है? तो ऐसे होता है। हायोसेमस जो है वो भी होता है, हायोसेमस को भी डर लगता है, लेकिन ही वॉचफुल टू द एवरी एक्शन ऑफ द फिजिशियन, ठीक है? मतलब वो इधर भी हाथ करेगा उधर भी देखेगा तो वो डर जाएगा कि उसको लगेगा साला ये। स्टैमोनियम का चीज ये रहती है कि हाइपरटेंशन में आता है, लेकिन स्टैमोनियम का एक ऑप्शन रहता है कि यार एस्केप वाला, ठीक है? मेरे को नहीं है 4 दीवारी के अंदर से लेके जाओ, तो वो उसका वहां पे भी समाधान नहीं हो रहा था। स्टैमोनियम को उसको ये लग रहा था कि यार ये जो बाहर का जो कैबिन है वहां से भी मेरे को बाहर लेके जाओ। दिस इज व्हाट द एस्केप ऑफ स्टैमोनियम, ठीक है? तो जनरली क्या होता है ना कि स्टैमोनियम का जब इंजेक्शन दिखा दो, इंजेक्शन डरता है क्या? जब बच्चा बेबी बड़ा हो जाता है इंजेक्शन डर लगता है? नहीं, मेरे को नहीं डर लगता। लेकिन जैसे ही आप ड्रॉवर खोलते हैं तो उसका जो एक पैर जो है ना वो अंदर रहता है और दूसरा पैर जो दरवाजे के पास में रहता है और दरवाजे को पकड़ के रखता है। जैसे ही इसने इंजेक्शन दिखाया मैं भाग के जाऊंगा, ठीक है? दिस इज नथिंग बट द स्टैमोनियम। तो स्टैमोनियम मैं जनरली कोई भी बच्चे स्टैमोनियम के आते हैं तो मैं उनको वो बोलता हूँ कि उनको मैं तब तक वो दवाई देता हूँ जब तक वो झगड़े नहीं लाते घर पे, ठीक है? जो दिन उसके मम्मी ने बोला कि डॉक्टर साहब इसने ना बहुत झगड़ा करके आया, दूसरे बच्चों को मार पीट कूट के आ गया, वो टाइम पे फिर मेरे को बहुत अच्छा लगता है, ठीक है अभी स्टैमिना छूट गया, नाउ आई कैन गो फॉर द अनदर रेमेडीज। तो स्टैमोनियम का जो डर है वो पूरी तरह से निकल जाना चाहिए। तो स्टैमोनियम आप तब तक देना है कि जब तक मार कूट के ना आए वो दूसरे बच्चों को, बस तब तक स्टैमोनियम है। वो मार कूट के आ गया, कूट काट के आ गया, फिर समझ लो स्टैमोनियम का काम खत्म हो गया। उसके बाद में यू कैन चूज फॉर द अनदर रेमेडी। ओके, सो एनी क्वेरीज? तो हमें थोड़ा सा चीजों को समझना बहुत जरूरी होता है। यार नॉर्मल स्टेट में जो बच्चा है वो बेलाडोना का दिखता है, लेकिन डिसीज स्टेट में जो होता है वही हमें रेमेडी देनी होती है। बहुत बार क्या होता है कि हम अगर दवाई दे रहे हैं उसके बाद में वो रेमेडी अगर विद इन 1 और 2 डेज काम नहीं करती सही तरीके से, देन वी कैन थिंक दैट द रेमेडी शुड बी चेंज, और होना चाहिए, ठीक है? अभी पहले आपने पूछा नहीं कि सर इसका मतलब पोटेंसी क्या दिया, कैसे दिया? फॉलो अप पूछा नहीं। हाँ, फॉलोअप तो है, दोनों ही डॉक्टर है, शायद से डॉक्टर स्नेहल आ जाए कि नहीं मुझे नहीं पता। डॉक्टर प्रसन्न है क्या? हेलो, डॉक्टर प्रसन्न, ठीक है? तो ये बेबीज को मैंने सोचा कि नहीं अभी 0/1 पोटेंसीज जो मतलब LM पोटेंसीज जो है वो अभी यूज करना है। तो फिर यहाँ पे मैंने क्या किया, ये जो बेबी था उसके 8 दिन के बाद में दूसरा बेबी था, तो पहले बेबी को मैंने 0/1 पोटेंसी दिया और उसको बोला कि यार आप 1 2 3 4 डोजेस देते रहो और तब तक देते रहो जब तक बुखार बढ़ ना जाए, ठीक है? तो बुखार जो है वो 103 का 104.4 समथिंग कुछ तो भी हो गया, बहुत ज्यादा बढ़ गया। तो उसके बाद में उसका फोन आ गया, सर अभी इसका बुखार 104.4 हो गया, अभी क्या करने का? तो जस्ट गो एंड स्लीप, सो जाओ, सवेरे तक नॉर्मल हो जाएगी। दूसरे दिन बेबी वॉज नॉर्मल, ठीक है? और सेकंड बेबी में वैसे किया, 1 और 2 डोजेज दिया, उसके बाद में बुखार बढ़ गया, जस्ट वेट एंड वॉच, सेकंड बेबी ओके हो गया। सो दिस इज हाउ द LM पोटेंसी वर्क्स इन द फीवर केसेस। आपको तब तक बुखार जब तक बढ़ता नहीं है, जैसे फॉर एग्जांपल कोई पेशेंट आ गया आपके पास में, वो 102 फीवर है, उसको आप पहले डोज देते हो, उसके बाद में 102 का फीवर का 101.5 हो जाता है, दूसरा डोज देते हो तब उसके बाद में 101 हो जाता है, उसके बाद में और डोज देते हो उसके बाद में 100 होता है, आपको बहुत अच्छा लगता है, एंड डोज दिया और बुखार कम हो गया, मतलब बहुत अच्छा। और उसके बाद में आप छोड़ देते हो,
और यहाँ पे गलत होता है, ठीक है। और तीसरे डोज के बाद में जब आप उसको बुखार रेमेडी देते हो, डोज देते हो, उसके बाद में उसका बुखार जो है 102 से डायरेक्टली 103 104 होना चाहिए। मतलब 100 से जो बुखार था वो जो जब कम कम होते आ रहा था वहां से वो 102 के ऊपर जाना चाहिए, और वहां पे आप रेमेडी छोड़ दो, ठीक है। उसके बाद में रिपीटेशन करने की जरूरत नहीं। उसके बाद में जब बुखार आएगा तो सेम प्रोसीजर रिपीट कीजिए। दिस इज हाउ ब्यूटीफुली द एलएम पोटेंसी एक्ट्स। और बहुत बार मैंने देखा है कि एलएम पोटेंसीज को 1 और 2 डेज के बाद में रिपीट करने की जरूरत नहीं पड़ती, ठीक है। और वहां पे हम 230 देते हैं तो उसके बाद में बुखार जो होता है बहुत समय तक रहता है। ये केसेस में 30-200 देने के बाद में जनरली 200 पोटेंसी तो भी एक लेवल तक जाके शूट करके वापस आती है। 30 पोटेंसी जो होते हैं वो अगर उससे 104 बुखार अगर चलता है तो 5 से 6 घंटे तक में बुखार उतरता है, ठीक है। और मैं मेरे प्रैक्टिस में कभी पैरासीटामोल यूज नहीं करता हूँ, आज तक नहीं करता हूँ। और मेरे पेशेंट भी जो है यूज टू हो गए, उनको पता है कि सर को रात को 2 बजे भी फोन किया तो सर मस्त शांति से फोन उठाते, बोलते हैं कि हाँ ठीक है, कितना बुखार है, 102 है, हाँ ठीक है। बच्चा क्या कर रहा है, सो रहा, ठीक है, आप भी सो जाओ, मैं भी सोता हूँ, सवेरे बात करेंगे। और सवेरे 9-10 बजे तक बच्चा ठीक हो जाता है। तो कोई भी जब बुखार आप जब दवाई देते हो नाइट टाइम में तो बुखार शूट करता है, एक लेवल तक जाता है, वो 2 से 3 बजे तक, 2 से 3 बजे के बाद में बुखार जो धीरे 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 उतरना चालू हो जाता है, सवेरे 6-7 बजे तक नॉर्मल हो जाता है, ठीक है। अगर पैरासीटामोल ये वो 5-6 दिन हो गए आप ट्रीट करते जा रहे हैं बच्चे को, और उसके बाद में अगर ये देते हो तो बुखार एक दिन ठीक हो जाता है, उसके बाद में दूसरे दिन भी सेम सिमिलर पैराग्जन लेके आता है, लेकिन 104 की जगह पे 103 का लेके आता है। तीसरे दिन भी 102 101 का लेके आते हैं, उसके बाद में निकल जाता है। लेकिन हर दिन इंटेंसिटी, फ्रीक्वेंसी एंड ड्यूरेशन, ये सभी चीजें जो है धीरे 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 कम होती जाती है। तो वहां पे सिर्फ एक चीज को होना है, पेशेंट को बोलना है कि डोंट वरी, आपका बच्चा सवेरे तक ठीक हो जाएगा। और आपने यहाँ पे एक ध्यान में रखो, वहां पे अगर बाय चांस आपका रेमेडी गलत भी हो जाता है तो कोई भी बच्चे को हार्म नहीं होगा। आज तक मैंने मेरे क्लिनिक्स के अंदर 105, मैंने सबसे हाईएस्ट फीवर देखा है 105.6 डिग्री, वो भी 9 मंथ के बच्चे में। वहां पे भी कन्वर्जन अभी तक नहीं आए। सबसे खास बात ये होती है, जो फेब्राइल कन्वर्जन के बच्चे जो है वो पहले अगर 102 में बुखार में अगर कन्वर्जन लाते तो कुछ कुछ बच्चों को 104 के बाद में भी मतलब कन्वर्जन्स नहीं आते। हार्ड मैंने अभी तक की मेरे प्रैक्टिस में सिर्फ एक बच्चे को कन्वर्जन आते हुए देखा है, दैट वाज आल्सो द फेब्राइल कन्वर्जन बच्चा था। तो उसके बाद में 105 पे भी उसको फेब्राइल कन्वर्जन नहीं आएगा, देन आई एश्योर दैट कि हाँ ठीक है, मेरी रेमेडी परफेक्ट है, ठीक है। और उसके बाद में उसको अभी मतलब 10-11 साल हो गए, अभी तक उसने उसके पिताजी ने कभी उसको बुखार के लिए लाया भी नहीं, और फेब्राइल कन्वर्जन उसके बाद में उसको डेवलप भी नहीं। सो आप लोग जो फेब्राइल कन्वर्जन को डरते हो तो वो चीज को डरना छोड़ दो। फेब्राइल कन्वर्जन का मतलब क्या होता है वो चीज को समझो। क्यों आते हैं फेब्राइल कन्वर्जन, क्यों आते हैं? अच्छा चलो, फीवर क्यों आता है वो बताओ, मेरे को समझाओ थोड़ा सा। क्यों आता है फीवर? सर किसी को देखकर खून जल रहा है तो इसलिए फीवर आ जाता है। Sir, आप it's a signal. अरे Sir, it's a signal that something is going wrong inside. ठीक फीवर है, इज द चलो एंटीजन एंटीबॉडी रिएक्शन ऑफ द बॉडी, उसकी यस वजह यस, से हीट प्रोड्यूस होती हो, और इट्स प्रोटेक्टिव सिम्टम ऑफ द बॉडी। कोई भी डिसीज के अगेंस्ट में अगर प्रोटेक्शन होता है तो फीवर आता है। चलो आई वॉज एक्सपेक्टिंग दिस, ठीक है ना। तो फीवर जो है वो गलत है, फीवर आ रहा है इसका मतलब गलत है क्या? नहीं इट्स द है। प्रोटेक्टिव रिस्पॉन्स ऑफ द बॉडी। नो सर। मुझे एक बात बताओ, अगर फीवर आ रहा अच्छी बात है तो आप उसको दबा क्यों रहे हो? सही है कि गलत है? सबसे मेन चीज क्या होता है, फीवर जब आता है तो उसके बाद में बैक्टीरिया और जो पैरासाइट्स रहते हैं उसका प्रोडक्शन जो रेट होता है, डबलिंग जो रेट होता है वो कम हो जाता है। 1-1 डिग्री में टेम्परेचर्स में परसेंट वाइज जो होते हैं बैक्टीरिया का जो लोड होता है हमारे बॉडीज के अंदर का वो कम हो जाता है। हम मूर्खता करते हैं, पैरासीटामोल देते हैं, उसको फेवरेबल इन्वायरमेंट देते हैं और उसको खान पान में जो है वो डबल होके बुखार जो है अपने आप बढ़ते जाता है। और
आप लोग बोलेंगे सर बुखार सर में चढ़ जाएगा, तो नहीं चढ़ता है, ठीक है। हमें सेप्टिसेमिया होगा या फिर मेनिंजाइटिस होगा, कब होता है? व्हेन वी माल ट्रीटेड द फीवर्स केसेस। हम सिर्फ पैरासिटामोल से अगर बुखार को ठीक करते रहते हैं, देन सेप्टिसेमिया, उसके बाद में बैक्टीरियमिया, और उसके बाद में ब्रेन क्रॉस करके वो जाएगा, फिर मेनिंजाइटिस वगैरह चीजों में जाएगा। तब तक तो कुछ नहीं होगा ना। तो फीवर इज अ गुड साइन, जितना फीवर है उतना अच्छा। और ये चीज आपके पेशेंट को भी समझाओ कि बुखार अच्छा होता है, और जब आप ये सोचेंगे, ये करेंगे धीरे धीरे, तो अपने आप ही ठीक हो जाएगा। सबसे पहले तो हम खुद डॉक्टर होके हमारे बच्चों को जब बुखार आता है तो लिटरली हमारे हाथ पर गल जाते, समझ आ गया। तो आप खुद दवाई मत दो, कोई दूसरे डॉक्टर को पकड़ो, उससे दवाई दो। और वो जब बुखार चढ़ जाएगा तो वो टाइम पे आप सिर्फ हिम्मत रखो और शांति से बैठो, चुपचाप बैठो, आपके बच्चे को कुछ नहीं होगा, आई प्रॉमिस। दूसरे दिन आपका बच्चा ठीक हो जाएगा। भले चाहे वो कोई जो दूसरे जो डॉक्टर होंगे, उन्होंने अगर आप गलत भी रेमेडी दिया तो बुखार भले चाहे 1 दिन में ठीक नहीं होगा, 2 दिन में ठीक नहीं होगा, तीसरे चौथे दिन ठीक हो जाएगा। क्योंकि ऑलरेडी एक्यूट डिसीज का पैरोक्सिज्म ही वैसे होता है, इट विल कम एंड गो इन 4 to 5 days ड्यूरेशन। और एलोपैथी इसी प्रिंसिपल पे काम करते हैं। वो क्या करते हैं, जस्ट दे सप्रेस द एन एंटीबायोटिक सपोर्ट देते हैं, सप्रेस 4 से 5 दिन बुखार रहेगा। कोई डॉक्टर बोलता है 7 दिन तक बुखार रहेगा, मतलब टेंशन ही नहीं देना है। बुखार आया तो पैरासिटामोल दे दो। तो अपने आप ही डिसीज का एक लिमिट रहता है, वहां पे जाके एक्यूट डिसीज जो खत्म होना ही है। तो वैसे इंटेलिजेंटली आप लोगों ने भी काम करना चालू करना चाहिए। डोंट फियर द, मतलब फीवर केसेस के लिए डरना है। मेरे सभी पेशेंट जो है ऑलमोस्ट 80 to 90% केसेस आर फ्रॉम द विलेजेस। और जितने सारे विलेजेस जितने हैं, वो सब लोगों को पता है कि फीवर इज अ गुड साइन ऑफ द बॉडी, ठीक है। जितना बुखार ज्यादा उतना अच्छी इम्यूनिटी है। और ये पेशेंट को मैं समझाता हूँ, यू हैव टू वर्क। ऐसा समझो कि आप यू आर इन द स्ट्रेंथ लाइन और वहां पे काम कर रहे हो। वहां से आप जो है वो लोगों को समझाओ ये चीजें और उनको एक्सपीरियंस दो, ठीक है। 0/1 LM पोटेंस का इस्तेमाल करो खास रिजल्ट के लिए, ठीक है। मैं तो अभी ऑलमोस्ट यही केस करता हूँ, ज्यादा से ज्यादा एक्यूट केसेस में मैं LM पोटेंस को ज्यादा से ज्यादा इस्तेमाल करता हूँ, ठीक है। और दैट विल गिव यू द बेस्ट रिजल्ट, ठीक है। सो कुछ क्वेरीज? सर ये प्राइमरी एक्शन, सेकेंडरी एक्शन, क्यूरेटिव एक्शन में आता है क्या फिर? जनरली देखो, होम्योपैथी रेमेडी के बाद में जो भी डेवलप होता है हमारे बॉडी के, दैट इज द सेकेंडरी क्यूरेटिव एक्शन, ठीक है ना, नॉट द काउंटर एक्शन। काउंटर एक्शन जो होता है वो एलोपैथिक रेमेडीज में होता है। पहले दिन हम हमारा 101 बुखार को अगर सप्रेस करते हैं पैरासिटामोल के, दूसरे दिन 102 आएगा, फिर और सप्रेस करते हैं 103 आएगा, करके जाएगा, उस खत्म होता है अल्टीमेट के बाद दिन। वैसे उसके नेचुरल प्रोसेस से ठीक हो रहा है, एलोपैथी दवाई की वजह से नहीं हो रहा। गलत भी दवाई जाती है तो डोंट वरी, 2-5 के बाद उसका ध्यान में रखो। जब बुखार मतलब और बुखार का अच्छा खासा है, तो जब ब्लड कम 1000 रहेगा, हार्ट 1 डेज के अंदर खत्म हो जाता है। 11 to 13,000 तक 2 दिन रहेगा, 13 to 15 तक रहेगा बुखार, 3 दिन तक रहेगा ही रहेगा। और 15 से लेकर 20 तक रहेगा तो बुखार 4 से 5 दिन तक रहेगा। और वहां पे भी आप लोग जो है वो फीवर को अच्छी तरह से कंट्रोल कर सकते, मैनेज कर सकते, WBC काउंट कर लेना है। वहां से हमें पेशेंट को गाइडलाइन देते आती है कि यार आपका बच्चे का बुखार कितने दिन तक रहेगा, ठीक है। वो हिसाब से आपके LM पोटेंशियल का मैनेजमेंट करना है और कुछ नहीं करना, ओके। दिस इज हाउ द सिंपल द फीवर केसेस आर। हम सबसे ज्यादा डरते हैं फीवर केसेस के लिए, और सबसे ज्यादा पागल होते हैं होम्योपैथ, मतलब जो डॉक्टर लोग होते हैं वो सबसे ज्यादा पागल होते हैं, होम्योपैथ नहीं, डॉक्टर लोग पागल होते हैं, ठीक है। तो डॉक्टर लोगों को उनके बच्चे जो होते हैं उनको लगता है कि नहीं, बाकी जैसे लोगों के हम डराते हैं लोगों को कि यार वो बुखार दिमाग में चल जाएगा, तो वो उनके दिमाग में इतना हावी हो जाता है कि
वो जो है उनकी नेचुरल प्रैक्टिस में, डेली प्रैक्टिस में घर के पेशेंट के ऊपर भी वही सोचते कि नहीं बुखार सर में चढ़ जाएगा, नहीं चलेगा बाबा। तो ये गलत धारणा जो है हमें हटानी है, ठीक है। और आज तक मेरे लाइफ में मैंने सिर्फ एक मेनिंजाइटिस का केस देखा, इतना मतलब ऑलमोस्ट 20,000 प्लस केसेस हो गए, तो ऑलमोस्ट उसमें सिर्फ एक मेनिंजाइटिस का केस देखा, ठीक है। तो मतलब दैट वाज आल्सो इन माय इनिशियल प्रैक्टिसेस। जब प्रैक्टिस को लगा था 3 साल के करीब करीब हो गए थे प्रैक्टिस को, तो वहां पे मैंने सिर्फ एक केस देखा था, और उसको भी कन्वर्जेंस वगैरह नहीं थे। उन्होंने बोल दिया था कि ठीक है हम इसको एडमिट करके रखते, शायद से मेनिंजाइटिस हो सकता है। CSF वगैरह निकाला, कुछ नहीं था उसको। मैंने रिपोर्ट देके मिला ठीक है कोई इशू नहीं, आपको लगता है मेनिंजाइटिस के जैसा नेक स्टिफनेस है, हाँ ठीक है, तो आप एडमिट करके रखो, डोंट वरी। तो सिर्फ एक केस देखा है, तो डरना नहीं है। आप बोलते होंगे कि सर आप बाकी लोग बच्चों को ऐसे ट्रीट करते हैं, आप घर के बच्चे, मेरे घर के बच्चों को डोंट वरी, अभी तक कोई एलोपैथिक मेडिसिन नहीं खाया है। और जब भी बुखार होता है तो जस्ट आई गिव देम द डोज, और फिर रात को बच्चे आते हैं मेरे, आपके ऊपर सो जाते हैं। मेरे को गर्मी होती है, मैं AC कूलर चालू करके सो जाता हूँ, ठीक है। लेकिन दूसरे दिन बच्चे नॉर्मल हो जाते हैं। तो जब हम खुद के भी बच्चे ट्रीट करते हैं तो हमारा मतलब मदर एंड फादर का यही बोलना रहता है कि यार नहीं बच्चे जो है वो उसने खाया नहीं, अरे क्यों जबरदस्ती कर रहे हो भाई। बुखार में किसी को भी खाने की इच्छा नहीं होती, आप नहीं खाते हो तो बच्चों को क्यों खिलाते हो। तो सबसे मेन चीज क्या होती है कि बच्चों का खाना पीना कम हो जाता है बुखार के दरमियान। क्यों कम हो जाता है, ये चीज को समझो, क्यों कम हो जाता है। हेलो, बॉडी हेल्प कर रही है, बॉडी को चाहिए वो एनर्जी। देखो सबसे ज्यादा हमें एनर्जी लगती है खाना पचाने में, सबसे ज्यादा एनर्जी लगती है हमें खाना पचाने में, ठीक है। तो बॉडी ये सोचती है कि यार मैं आराम की स्टेट में जाऊँ, समझ में आ गया आपको। तो इसीलिए आपका खान पान वहां पे कम हो जाता है, एपेटाइट कम हो जाता है। इसीलिए मतलब बुखार में आपकी खाने की इच्छा नहीं होती, इसलिए नेचर भी क्या करता है कि आपके मुंह का टेस्ट बिगाड़ देता है, ताकि आप अटपटा उटपटांग मत खा खा के आपका जो है वो आपकी तब को ना बिगाड़े, ठीक है। तो ऐसे वे से रेमेडी मतलब हमारा जो बॉडी है मैकेनिज्म ऐसे एक्ट करता है, ठीक है। तो हम हमारे नॉर्मल फिजियोलॉजिकल मैकेनिज्म जब तक नहीं समझेंगे हम लोगों को ट्रीट नहीं कर पाएंगे, इवन हमारे ओन बच्चों को नहीं ट्रीट कर पाएंगे। समझ में आ गया आपको। हेलो जी सर। तो अभी डर जाएंगे आप फीवर के कैसे ट्रीट करने में, डरना नहीं है, ठीक है। और ट्रीट करके देखो, हिम्मत रखो 3 से 4 दिन बस। और उसके बाद में देखो आप जितने सारे पेशेंट देखेंगे और पैरासीटामोल मत दो, ठीक है। बहुत सारे लोग भी बोलते हैं हाँ होम्योपैथी दो, पैरासीटामोल भी दो, जब बुखार आएगा तो पैरासीटामोल दे के दवा देने का, उसके बाद में 3-4 डोजेस होम्योपैथी की खिला दो। बोले नहीं यार, देने की जरूरत ही नहीं, होम्योपैथी अकेली काम करती है अच्छे तरह से, तो क्यों देना है, ठीक है। बस हिम्मत रखो, आगे बढ़ के देखो, ठीक है। ओके। और कुछ क्वेरीज होंगी तो। टाइफाइड के केसेस में कुछ नहीं बाबा, वैसे ही करना है। हाँ, टाइफाइड जो है वो मतलब मैं तो अभी 5 से 6 साल के बाद में बोलूंगा टाइफाइड इज नथिंग बट द अंधश्रद्धा, ठीक है। तो टाइफाइड का टाइटर आ गया आपकी बॉडी के अंदर, इसका मतलब क्या हो गया, ठीक है। ब्लड के अंदर टाइटर पॉजिटिव आ गया, इसका मतलब क्या हो गया, व्हाट इज इट्स मतलब इट इंडिकेट्स, क्या इंडिकेट करता है वो। तो बॉडी फाइट कर रही है, ये तो समझता है हाँ सर, लेकिन यहाँ पे पेशेंट्स को हाँ, समझाना तो बड़ा समझो मुश्किल होता आपके है अंदर, वो ऑर्गन। मैं वही बोल रहा हूँ कि यार पेशेंट को समझाना है। इनिशियल डेज में आपको ये सब चीजें बहुत डिफिकल्ट जाएगी, हर एक पेशेंट को, हर एक बंदे को समझाना बहुत डिफिकल्ट जाएगा। लेकिन धीरे धीरे आपके प्रैक्टिस में वो चीजें करने की जरूरत नहीं पड़ेगी आपको, ये मेहनत करना पड़ेगा। उसके बाद में एक पेशेंट ही दूसरे पेशेंट को अरे बुखार आता है टेंशन मत ले, वो उसे कोई फोन करता है यार भी क्या करो, कुछ नहीं, वो 1 कब्बर पानी में डाल के 1 आध 2 चम्मच दे दे, खत्म बात।
तो वही सब चीजें मैनेज कर लेता है। और मुझे अभी मतलब पहले मुझे कम से कम ऑलमोस्ट, मैं इनिशियल डेज ऑफ प्रैक्टिस में था, तो कम से कम ओवर द नाइट मुझे 15 से 20 कॉल आते थे ओवर द नाइट। ठीक है। और मतलब हर पेशेंट के साथ में मैं उतना ही शांति से बात करता था। और ठीक है। अभी मुझे एक फोन भी नहीं आता है, एक भी फोन नहीं आता है, क्योंकि उनको सभी लोगों को पता है। ठीक है। तो क्या होता है ना कि हमारे अंदर टाइफाइड का टाइटर का टेस्ट पॉजिटिव है, इसका मतलब हमारे बॉडी ने ऑलरेडी वो चीज साथ में फाइट करना चालू कर दिया। तो वो टाइम पे आप सिंपल से वो जो आपकी जो सिलेक्ट की रेमेडी जो है वो आप देते हो। जनरली टाइफाइड का बुखार जो रहता है दैट इज द स्लो एंड इंसिडियस। जनरली क्या होता है, इवनिंग और रात में जनरली टाइफाइड का बुखार रहता है। दिन भर मस्त बंदा काम करता है, शाम को उसके घर पे जाके हाथ पैर दुखते हैं, सकन लगता है। और ऑलमोस्ट बहुत बार तो ऐसे होता है कि हस्बैंड, अगर पेशेंट वाइफ है तो हस्बैंड बोलता है कि इसका बॉडी जो है ना रात में गर्म रहती है डॉक्टर साहब। ठीक है। बच्चे का भी जब वो देखते हैं, माँ बाप देखते हैं, तो डॉक्टर साहब इसको ना रात में बुखार जैसा लगता है, लेकिन दिन में सब कुछ कूद काटते रहता है। तो जनरली टाइफाइड का बुखार ऐसे ही रहता है, स्लो एंड इंसिडियस। ठीक है ना। तो टाइफाइड ओवर द टाइम चलते रहता है, लंबे पीरियड तक। और जब तक चलते रहे जस्ट डू 1% पोटेंसी दे, हो जाएगा। प्रॉपर रेमेडी सिलेक्ट करना है सिर्फ। ठीक है। सर एल और एम एक पोटेंसी का इनिशियली रिपीटेशन कैसा रखेंगे? एल एम पोटेंसी का रिपीटेशन एलएम कैसा पोटेंसी रखेंगे? का आपको रिपीटेशन तब तक करना है जब भी बुखार आएगा, आपको रिपीटेशन तब तक करना है जब तक बुखार बढ़ ना जाए। जब तक बुखार कम होते जाए तब तक आपको रिपीट करना है। और इनिशियल आपको 102 था, तो उसके बाद में धीरे धीरे बुखार कम हो जाता है। जैसे आप लास्ट डोज देते हो उसके बाद में बुखार जो है वो आगे जाना, जितना पहले स्टार्ट किया था हमने वहां से। बस दिस इज द सिंपल मैकेनिज्म टू प्रिस्क्राइब। समझ में आ गया सब लोगों को? दूसरे दिन भी हेलो बुखार आता है, सेम रिपीट करो। यस बुखार में यस एल एम यस पोटेंसी यस यूज करना डॉक्टर है? क्या बोले? बुखार में एल एम पोटेंसी यूज करना है रिपीटेशन में? यूज करके देखो, मजा आ जाएगा। ठीक हेलो सर। है। यस यस डॉक्टर तन्वी, बोलो। यस मैम। सिमरन। यस सर, सॉरी। जी सर, सर मुझे दो क्वेश्चन थे कि आपने अभी अच्छा। आपने बताया ना कि फीवर में एलएम पोटेंसी देने का और फीवर बढ़ता जाएगा, और एक पॉइंट पे जब फीवर बढ़ जाए तो फिर बंद करने का। तो सर कंपल्सरी पेशेंट का फीवर बढ़ेगा ही? ये बढ़ना ही चाहिए, बढ़ता है। ठीक है। एनिमल ने सर लिख के बोला है, सिंपल सिंपल एलएम के पोटेंसी में बोला। ठीक है। आपको रेमेडी तब तक देना है जब तक स्लाइटली एग्रेशन ना दिखे। ठीक है। आपको डिसीज कौन सा प्रोड्यूस करना है, विच इज द सिमिलर एंड माइल्डली स्ट्रॉन्गर देन द नेचुरल डिसीजेस। यही यही है सिंपल प्रिस्क्रिप्शन। मैंने बोला है, हैनिमन सर ने बोला है। ठीक है। तो वही यूज करने का हमें डिसीज कौन सा प्रोड्यूस करना है, मेडिसिनल डिसीज अंदर जाके ऐसा डिसीज प्रोड्यूस करना है विच इज सिमिलर एंड माइल्डली स्ट्रॉन्गर, मतलब समवट स्ट्रॉन्गर देन द नेचुरल डिसीजेस। तो ये स्ट्रॉन्गर कैसे समझेगा, वहां से ही समझेगा ना हमें। सर तो ये ओके। हर एक चीज में अप्लाई होगा ना, न सिर्फ तो फीवर में? करो करो करो, मैं जनरली देता हूँ। मैं जनरली भी कुछ कुछ सोरियासिस के केसेस में अगर ये देता हूँ तो मैं उनको बोलता हूँ कि दवाई लो। ठीक है। 0 लेते हो, ओडी डोज लेते रहो, फिर बाद में बोलता हूँ कि कुछ दिनों के बाद मूड बीडी करो, फिर बाद में बोलता हूँ कि टीडीएस करो। फिर जैसे ही पेशेंट बोलता है कि सर पिछले हफ्ते से बढ़ गया, मैं बोलता हूँ बंद कर दो, खत्म हो गया। ठीक है। तो उसके बाद में वो बढ़ते जाता है, बढ़ते जाता है, एक लेवल तक जाता है, उसके बाद में नीचे आता है। वही अगर एग्रेवेशन अगर देखी जाए तो सेंटीसीमल स्केल में भयानक दिखता है। ठीक है। जैसे आप 30 के बाद में क्या देते हो, 200 पोटेंसी देते हो। 30 में वो पेशेंट जो है एक लेवल तक पिकअप करते रहता है। उसके बाद में अगर जब जैसे 200 डाल देते हो उसके बाद में क्या होता है कि पेशेंट जो है वो एकदम सीवियरली एग्रेवेट होता है। वो टाइम पे फिर आप डर जाते हैं, अरे क्या क्या करूँ, क्या करूँ। आप बोल देते हो थर्ड ले लो, अप्लाई कर लो आप। ठीक है।
तो वहां पे भी आप सा तरीका इस्तेमाल कर सकते हो। अगर 200 से एग्रेवेशन हो गया सोरियासिस, तो आप 30% वाटर डाइल्यूशन दे दो, 2-4-5 दिन के बाद में वो सब चीजें कम होती जाएगी। अगर 1 m से एग्रेवेट हुआ है तो उसके बाद में 200 पे आ जाओ, 200 से 30 पे आ जाओ, या तो फिर 1 m से सीधा आप वाटर डाइल्यूशन दे सकते हो 30 पोटेंसी का। डोंट वरी, सिंपल सिंपल से बने। सो विदाउट ऑलमोस्ट एग्रीवेशन हम सब लोगों में से अगर देखे जाए तो हाँ, मैं क्या बोल रहा हूँ कि अगर विदाउट एग्रीवेशन अगर ये होता है तो उसका भी आपको देखने के लिए मिल जाएगा। अगर स्ट्रॉन्गर डिसीज अगर आपने प्रोड्यूस किया है, सिमिलर डिसीज किया है, एकदम माइल्ड सिमिलर किया है, तो वहां पे क्या हो जाएगा, लड़ाई झगड़े में वो कम होते जाएगा। लेकिन जैसे उसको चांस मिलेगा ऊपर आएगा कि ऑलरेडी वहां पे मेडिसिन नहीं है, तो धीरे धीरे वो ऊपर आ जाएगा। तो बेटर रहेगा उसको बार भी जब भी आएगा तो क्रोनिक डिसीज का ऑलमोस्ट मैं तो आपका लोग समझते हैं कि यार रहना ठीक है, तो 8 महीने के बाद फिर नेक्स्ट ईयर सेम पीरियड में आपको अगर पहली बार तो क्लियर 3 months लग जाए, दूसरी में आपको 1 महीना लगेगा, पर आएगा टाइम पे 15 दिन हो जाएगा, और उसके बाद में पैराक्सिज्म नहीं आएगा। तो ऑलमोस्ट मेरे में देखा है कि किसी से 2 या 3 पैराक्सिज्म आते ही है। सो नथिंग टू वरी, ठीक है, 2 से 3 बार आती है पेशेंट के उसके वजह फॉर्म है, उसके बाद में उसका जो है वो भी जनरेट डिसीज आएगा नहीं, बात ये है। इज एवरीथिंग ऑल सर वॉइस ब्रेक हुआ है। हो सर रहा? मेरी एक क्वेरी है, पूछूं क्या? कुछ तेरी सर ये जो प्रिंसिपल आपने बताया, ये सिर्फ फीवर के बारे में है या अदर एनी डिसीजेस के बारे में है? स्लाइट एग्रेवेशन ऑफ मेडिसिनल डिसीज। सर आपकी आवाज ब्रेक हो रही है। अभी आवाज ही नहीं आ रही है। हाँ अभी आवाज ही नहीं। नेट का इश्यू रहेगा, आएगा। मेंबर का सब आवाज आ रहा है ना? जी सर, जी सर। हेलो, आवाज आ रही है क्या? यस आ सर। रही आ रही बढ़िया आ रही है। अच्छा ठीक, यस। सो डॉक्टर अस्मिता, कुछ तो भी क्वेरीज था आपका शायद से, तो जल्दी जल्दी से 5 मिनट में वाइंड अप करते हैं इसको। सर ये जो प्रिंसिपल है ना, ये सिर्फ बुखार के बारे में ही सोचना या अदर भी कोई जो डिसीजेस पेशेंट लेके आता है उसमें भी ये लागू करते हैं? ये किया लागू तो बहुत अच्छा रहेगा, ठीक है। और पेशेंट को जनरली मैं एलएम पोटेंसी देता हूँ, तो उनको वही बोलता है आपको तब तक लेना है जब तक ये थोड़ा बढ़ ना जाए। जैसे बढ़ जाएगा मुझे बोल देना, मैं बोल दूँ ठीक है क्या करने का है, ठीक है। और पेशेंट बोलते हैं कि सर ये बढ़ गया। जैसे एक विटिलिगो का केस था, तो उसको मैंने फर्स्ट वीक में बोला कि यार आप ओडी ले लो, फिर बाद में बीडी कर दिया, फिर टीडीएस कर दिया, फिर बाद में क्यूडी बोला, फिर बाद में उनको बोला कि 5 बार ले लो हफ्ते में। तो जब वो आए तो 5th बार ले रहे, 5 बार ले रहे, सर इट्स क्वाइट इम्प्रूविंग फास्ट, बहुत अच्छे से हो रहा। उसके बाद में नेक्स्ट वीक आ गया, सर ये ऐसे लग रहा है कि बढ़ गया ये, एक आध दो नया जगह पे आ गया। तो मैंने बोला दवाई बंद कर दो, ठीक है। तो अभी क्या हो जाएगा, अभी डिसीज जो है वो खुद जो है खुद की पद्धति से ठीक ठाक हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद में दवाई को स्टॉप कर देना। और सपोज ध्यान लगा? वगैरह रहा तो? क्या बोले?
अर्थराइटिस वगैरह रहा, नी जॉइंट पेन, वो तो पहले से ही बड़े वाला रहता, और उसमें कैसा समझना? अरे आप समझो ना, जब आप दवाई दे रहे हो तो फटाक से वो बढ़ थोड़ी जाएगा। ठीक है, ऐसा क्रोनिक डिसीज होता है, एकदम सडनली नहीं बढ़ेगा। हम्म आपका पहले डिसीज जो है कम कम होते जाएगा। तो पेशेंट जो है डे बाय डे आपको बोलेगा कि सर 20% रिलीफ है, 30% रिलीफ है, 40% रिलीफ है, 50% रिलीफ है। उसके बाद में बोलेगा सर ये पहले जैसे हो गया। इसका मतलब क्या होगा कि अभी आपको दवाई को स्टॉप करें। कभी कोई पेशेंट जो 90% रिलीफ तक जाएंगे, उसके बाद में बोलेंगे सर फिर से हो गया, वैसे वैसे हो गया, पिछली बार दवाई क्या क्या किया आपने, चेंज तो नहीं कर दिया। ठीक है ना। तो टाइम पे बोलना है कि यार नहीं अभी दवाई बंद कर दो। ठीक है, अब दवाई का काम हो गया, अभी 1-2 हफ्ते के बाद में आपको। तो वो टाइम पे पेशेंट को अच्छा लगता है यार नहीं। और उसको पहले ही अगर बोल देते हैं कि यार ये दवाई आपको तब तक लेना है एलएम पोटेंसी जब तक ये बढ़ ना जाए, तो पेशेंट माइंड से मेंटली प्रिपेयर रहता है। ये बढ़ सकता है, बढ़ेगा तब जाके डॉक्टर को बताना है। समझ में आ गया आपको? हेलो। हाँ सर, हाँ। हाँ, तो ऐसे वैसे आप जो है, और समझो समझो वो पेशेंट का अच्छे से कम हो गया, 15 दिन हो गए, और 4 दिन में मेडिसिन खत्म हो गई, और वो 4 दिन में उसने बहुत सारा काम किया और फिर बढ़ गया उसका, तो कैसे समझना? अरे तो मैं क्या बोल रहा हूँ, आपने दवाई बंद किया क्या उसकी? आपको कंडीशन क्या है वो चीज को समझे ना पहले। आपकी कंडीशन ये है कि दवाई चालू रहनी चाहिए। पेशेंट गैप लेगा, उसके बाद में फिर से उसका बढ़ गया, इसका मतलब क्या होगा? फिर अपन रिपीटेशन करना या नहीं करना, या वेट एंड वॉच? तो अरे वो दवाई की वजह से बढ़ना चाहिए, दवाई की गैप की वजह से नहीं बढ़ना चाहिए। समझ में आएगा आपको? ओके, हाँ, यस यस यस। अरे क्या आप होम्योपैथी को मतलब पढ़े हुए बहुत साल हो गए क्या आपको? हियरिंग लॉ ऑफ क्योर सब भूल गए अभी। नहीं, हियरिंग हियरिंग लॉ को क्योर भी नहीं, हियरिंग लॉ को भी ज्यादा सोचो मत। ठीक है, ठीक है, ज्यादा सोचना नहीं है। हमें क्या करना है, सिर्फ दवाई को तब तक देना है जब तक वो बढ़ना है। दैट्स ऑल। ओके, चलो मेडिसिन वाइंड बंद अप करके वो बढ़ रहा है, मतलब वो मेडिसिन डिसीज एग्रीवेशन है, और जब मेडिसिन देख के बढ़ रहा है तो होम्योपैथिक एग्रीवेशन है। हाँ, तो ये चीज को समझो आप। ठीक है, तो जैसे दवाई बंद कर दिया हमने, उसके बाद में डिसीज जो है उसका लेवल पकड़ रहा है, फिर से वो काउंटर एक्शन में आ गया, इसीलिए डिसीज बढ़ गया है। ठीक है, जब होम्योपैथिक दवाई दे रहे हैं हम, धीरे 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 ठीक हो रहा है, उसके बाद में अगर बढ़ता है तो दैट इज द सेकेंडरी क्यूरेट है। ठीक है, हेलो, क्लियर हो गया? यस सर। यस। आई थिंक एपरिज्म 63 में बताया सब सर। एपोरिज्म अभी वो बताने के लिए हमारे दोस्त आएंगे, डॉक्टर यशवंत पाटिल जिन्होंने एलएम पोटेंसी का लेक्चर दिया था वो समझाएंगे आपको, मेरे से भी बहुत अच्छे से समझाएंगे तो जनरली क्या होता है ना कि मैं मेरे क्लिनिकल जब भी हमारी मीटिंग्स होती है तो हम मतलब ऑलमोस्ट हम रात में अगर 10 बजे भी बैठ गए तो सवेरे 3-4 बजे तक वी आर डिस्कसिंग द पॉइंट्स। ठीक है ना, मैं बोलता कि यार मेरे प्रैक्टिस में अभी ये एक्सपीरियंस होता है, तो बताते हैं कि यार ये एपोरिज्म के अंदर, ये फुट नोट के अंदर हैनीमन सर ने ऐसा ऐसा मेंशन किया है, यू आर गोइंग द राइट डायरेक्शन। ठीक है, तो हम ऐसे वैसे, तो मैं मेरे क्लिनिकल एक्सपीरियंस शेयर करता हूँ एंड ही वाज शेयरिंग दैट वेयर इट इज मेंशन इन द एपोरिज्म। ठीक है, ऑर्गेनोलॉजी, तो वो अच्छी तरह से बताएंगे ये चीजों को, लेकिन मैं मेरे प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस से जितना अनुभव किया है वही चीजें बोलूंगा, मैं मेरे प्रैक्टिस के बाहर का कुछ नहीं बोलूंगा। ठीक है, हेलो सर। हेलो यस, हेलो सर, अगर हम लोग बुखार में दवाई देते हैं हम लोग, तो बुखार कम हो गया, मान लो जैसे बुखार कम होना चाहिए, लेकिन बुखार थोड़ा बढ़ गया है, तो हम लोग कैसे जानेंगे कि हम लोग जो सही दवाई दी है कि नहीं? सुनो पहले बात बोलो, आपको बुखार कम नहीं करने का, आपको बुखार बढ़ाने का, ये चीज पहले दिमाग में डालो आपकी। ठीक है सर, तो पता कैसे चलेगा दवाई सही है कि नहीं, कैसे पता चलेगा? आपने डोज देने के बाद में बुखार अगर बढ़ गया है तो इसका मतलब क्या है, दवाई सही है। और बुखार कम भी हो जाता है तो आपको दवाई तब तक देना है जब तक वो बुखार ना बढ़ जाए। समझ में आ गया? सर एकदम उल्टा चल रहा है मेरा दिमाग। मेडिसिन रॉन्ग भी होगा तो भी वैसा ही होगा सर। तो मेडिसिन रॉन्ग होगा तो क्या होगा कि
अगर सही रेमेडी से अगर आपका बुखार 1 दिन के अंदर ठीक हो जाएगा तो रॉन्ग रेमेडी से 5 दिन लगेंगे। समझ में आ गया? ओके ओके सर। सर तो कैसे पता चलेगा कि दवा सही है? बढ़ेगा तो ही पता चलेगा। ये तो मैं वही बोल रहा हूँ कि अगर आपके पेशेंट का बुखार 1 दिन में ठीक हो गया मतलब आपकी दवाई सही थी। अगर बुखार 5 से 6 दिन तक चल रहा है, 7 दिन तक चल रहा है, इसका मतलब आपकी दवाई जो है बुखार जो है वो ठीक नहीं कर पा रही, आपकी दवाई गलत है। समझ में आ ओके गया? ओके, यस यस, ठीक है। अगर बुखार मतलब बार बार 5-7 दिन तक वेट करना पड़ेगा ना। अगर गलत दवाई है तो कीप ऑन गिविंग द मेडिसिन फॉर 5-7 days एंड देन वी विल कम टू नो ना कि ये गलत है। इतना समझने के लिए नहीं, हमारे पास में थोड़ा सा IQ होना चाहिए। ऐसा नहीं है, एक दिन में अगर थोड़ा भी कम हुआ तो सही है दवाई। ऐसा है, पूरा भी नहीं ठीक हुआ फिर भी कम बढ़ के अगर कम हुआ, ऐसा है क्या? लगता है रात को नींद आएगा आज। नहीं नहीं नहीं, इसको बोलते हैं गई भैंस पानी में, इसको बोलते हैं गई भैंस पानी में। ठीक है, चलो डॉक्टर स्नेहा, ये जितने सारे लोग लेक्चर सुन रहे हैं ना, इनको सभी को अच्छे से समझ में आ गया। आप इनमें से किसी को भी पकड़ के इनको पूछ लेने का फोन करके कि मेरे को समझाओ कैसे क्या, वो समझा देंगे। नहीं तो फिर ये लेक्चर जो है वो फिर से एक ग्रुप के यूट्यूब पे डाल देता हूँ, ठीक है? सर मैं वहाँ पे बता आप दूंगा। लोगों को अभी मैंने डाला है सर फोन करो मैडम। गई है इस पानी में। ठीक है, अभी ये डॉक्टर स्नेहा खुद के ऊपर ही हंस रही है। ठीक है, चलो ओके, ठीक है। आपको दवाई कंटिन्यू रखना है। पहले सिम्टम्स कम कम होते जाते हैं। कभी कभी कोई कोई केसेस में सिम्टम इनिशियल डेज में बढ़ जाएंगे, तो वो टाइम पे तो आपकी दवाई का काम खत्म हो गया, ठीक है? तो वहां से रिपीटेशन बंद कर देना, इतना ही चीज पसंद है, ठीक है? अगर पहले से मिल रहा है तो मतलब सही दवाई चल। सर एग्रेवेशन में माइल्ड मॉडरेट फीवर में रहता है ना, ऐसा नहीं कि हर टाइम पे मॉडरेट में फीवर पे जाएगा। ठीक है, तो डॉक्टर सही संजय रहेगा तो सर काउंटिंग कैसे करेंगे आप? यस डॉक्टर सर मेरा एक ही क्वेरी है सर। यस सर 1 मिनट का सर। हाँ सर, मुझे ये पूछना था कि मैंने अपने बेटे को एक्जिमा था सर, उनको एल्बो में। मैंने 30 पोटेंसी में दिया, इट वाज क्यूर्ड। फिर से स्टार्ट हुआ, मैंने रेमेडीज चेंज किया, फिर नो इम्प्रूवमेंट। फिर मैंने क्या किया, वही रेमेडी 3C में दिया। 3C देने के बाद मतलब इट वाज रियली गुड सर, मतलब इम्प्रूवमेंट हो गई थी सब कुछ। फिर से स्टार्ट हो रहा था, थोड़ा थोड़ा लाइटली देखा, तो फिर से मैंने रिपीट किया, अभी कम हो गया सर। फिर मुझे पूछना था कि फिर से आएगा क्या, फिर रिपीटेशन देना पड़ेगा? 0/1 दो तो मैडम, फिर 0/1 हाँ सर, ठीक हो जाएगा। LM दो तो 0/1 दूं ना सर? ओके, डेली तो 1 क्या डोज। होता है, जो LM पोटेंसी जब देते हो तो रियल सोरिक कॉज इज ट्रीटेड, ठीक है ना? हैनीमन ने बोला था कि जब भी LM पोटेंसी का उन्होंने इजाद किया था, तो वो टाइम पे उन्होंने बोला था कि यार द बेस्ट सूटेड एंड करेक्टेड मेथड आपके लिए, ठीक है? तो उन्होंने पहले मदर टिंचर यूज करते थे, फिर डाइल्यूशन देते थे, फिर डाइल्यूशन के बाद में पोटेंटाइजेशन करते थे। पोटेंटाइजेशन के बाद में उन्होंने मोर पोटेंटाइजेशन में गए। उसके बाद में उन्होंने बोला कि यार ये पोटेंशियल के बाद में उन्होंने जो एक्सपीरियंस किया था, जो आज हम एक्सपीरियंस करते हैं 3200 1M के अंदर बहुत सीवियर एग्रेवेशन होता है, तो वो ना हो। एग्रेवेशन भी दिखना चाहिए, लेकिन माइल्डेस्ट माइल्ड फॉर्मेट में दिखना चाहिए, ताकि हम वहां से ब्रेक कर सके, पीछे आ सके। तो इसीलिए हैनीमन सर ने ये LM पोटेंसी का इजाद किया, ठीक है? तो ये लेटेस्ट न्यूएस्ट एंड क्या बोलते हैं ना कि ऐसी पोटेंसी उन्होंने ढूंढ के निकाली कि ये बेस्ट करेक्टेड मेथड उन्होंने लिखा है, ओके? और 6th एडिशन लिखा है, ओके? तो जब भी ऐसा लगता है कि यार ये डिसीज का रिपीटेशन बार बार हो रहा है, तो यू गो फॉर द LM पोटेंसी। बहुत बार अभी बहुत सारे कम ऐसे लोग रहेंगे कि जिनको रेमेडी सिलेक्शन में प्रॉब्लम जा रही है। अभी जो आप लोगों को ज्यादा से ज्यादा डिफिकल्टी जा रही होगी पोटेंसी सिलेक्शन,
और कंटिन्यूएशन ऑफ द पोटेंसी कैसे करना है इसी में जा रही है, बाकी किसी भी चीज में नहीं जा रही आप लोग। ओके, यस, थैंक यू सो मच सर। तो ऐसे करके देखो और मुझे शेयर करके बताना कि हाँ ठीक है सर, हमने करके देखा, ये मूर्खता करके देखी और हमें ऐसे ऐसे रिजल्ट आया। ठीक है, आप खुश हो जाओ। श्योर सर। और मैं एड्रेस भी भेज दूंगा, एक मिठाई का डिब्बा भेज देना। यस सर। बढ़िया बढ़िया। पोटेंसी सबसे सेफेस्ट पोटेंसी है, खाली वो हाथ में आना चाहिए। ओके, थैंक यू सर, थैंक यू सर, बहुत बढ़िया, बहुत Thank बढ़िया you, सेशन sir. गया। थैंक यू सर, बहुत बढ़िया। इनके ऑडियो फॉलो पे वो डाल दूंगा मैं। ठीक है, एक डॉक्टर स्नेहल का ऑडियो फॉलो आ गया है। ठीक है, डॉक्टर प्रसन्ना का आने का मतलब वो दूसरे दिन तो कर दिया, लेकिन हर डॉक्टर के केसेस रिकॉर्ड नहीं करने का सोचा रहता है, लेकिन उनको पहुंचा गया है, रिकॉर्ड कर अभी दिखाने वाले आज। सर दिखा दो सर, बेबीज का केस है तो इशू। थैंक्स टू डॉक्टर स्नेहल एंड भारती, उनकी वजह से मैं आपकी तरफ ये ऐसा नॉलेज जो है शेयर कर पाया। थैंक्स टू बोथ ऑफ यू। बहुत बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया सर, ठीक है, थैंक यू सर। और नेक्स्ट वीक में डॉक्टर अनु गौतम मैम आ रही है अपना नॉलेज और बढ़ाने के लिए। तो मंगलवार को मिलते हैं 9 से 9 बजे। ठीक है, थैंक यू बाबू सर, थैंक यू, थैंक यू ऑल पार्टिसिपेंट्स, थैंक्स अ लॉट टू ऑल ऑफ यू।